हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 4 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जीके जीएस हिंदी लैंग्वेज एंड रीजनिंग के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाया जाता है, ताकि एक एक नंबर से आपका आगे चल के सिलेक्शन ना रुके, टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड बीएड अगर आपको जो है मात्र 50,000 में करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। प्रयागराज में हमारी ऑफिस से आके मिल भी सकते हैं। ये 50,000 फीस में आप कंप्लीट बीएड कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश ले लेते हैं। हम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से बीएड करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है। तो आप बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, तो आप हमारे कॉलेज से बीएड कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, आरबीआई का मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी एंड हम लोग एग्जाम टाइम में रहने की सुविधा भी देते हैं। ठीक है, तो बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये है तेल शोधन उद्योग के लिए। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? बताइए, सूर्य का या लक्ष्मण, चंद्र या हनुमान? 3 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मण। अगला प्रश्न, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बताइए, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? 1757 से 1767, 1765 से 1772, 1764 से 1793 या 1760 से 1793? 4 का जवाब दीजिए, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? ये चला था 1765 से 1772 तक। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था? धर्म को ऊंचा उठाना, शिक्षा, समाज सुधार या अंग्रेजी का परिचय? बताइए, उनका मुख्य काम किस दिशा में था? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा समाज सुधार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि चक्रु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग से अगर आप लोग हैं तो आप इस बुक से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 3900 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 शॉर्ट पेपर, आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। SRR पब्लिकेशन की बुक है। नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे 24 का पेपर लगाया गया है एंड नीचे यहाँ पे आंसर सीट आप लोग देख सकते हैं एंड यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इनकी जो है प्रैक्टिस सेट के अलावा जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इनकी जो है स्टडी गाइड बुक ले सकते हैं। दोनों पुस्तकों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूं, आप ले सकते हैं। बाकी आपके लोकल मार्केट में भी ये सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेके बुक ले लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अगला प्रश्न है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? बताइए, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? वो कौन सी भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इसमें मणिपुरी, असमिया, बोडो ये सब शामिल, मिजो नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है?
राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रफी अहमद किदवई, गोपाल स्वामी आयंगर या के सी नियोगी? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा या उच्चतम न्यायालय? 10 का जवाब दीजिए। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सार्वजनीन वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, प्रभुत्व संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है या समाजवादी है? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। सार्वजनीन वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। मानसूनी प्रदेश, सवाना प्रदेश, विषुवत रेखी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश? 12 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे सवाना प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल, गेहूं, मक्का, कपास? भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? ये है चावल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग जिले में, मैसूर, हुबली या बेल्लारी? 14 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग जिले में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैकोलिथ संबंधित है किससे? ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, भूकंप से या महाद्वीपीय प्रवाह से? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लैकोलिथ संबंधित है किससे? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे ज्वालामुखी से संबंधित है लैकोलिथ। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहां स्थापित की गई है? माउंट आबू, मणिकर्ण, माउंट थुलियर या माउंट शारामाटी? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहां स्थापित की गई है? माउंट आबू में। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह 1897 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया था? शिव समुद्रम, मोहरा, दार्जिलिंग या पायकारा? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह 1897 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जो है पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 18 का जवाब दीजिए। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1542, 1601, 1680, 1806? 18 का जवाब दीजिए। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? 19 का जवाब दीजिए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को। आप लोग स्कोर जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुआ करें। ठीक है ना? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया है। अधिकतम वाला महाद्वीप कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी वो नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? 20 का करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। तो वो नदी है, कौन सी नदी है बताइए? गोदावरी नदी है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल हो जाएगा, उसके ऊपर मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी या शेर शाह या अकबर? बताइए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? 22 को जवाब दीजिए सब लोग।
तो महमूद गजनवी जो है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है भाष, विशाखदत्त या शूद्रक या अश्वघोष। 23 के जवाब दीजिए सब लोग। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए सब लोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1950, 1951, 1953 या 1957? 1953 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में पोलो खेल का जो है प्रचलन किया था किसने? यूनानियों, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या मुगलों ने? 25 को जवाब दीजिए सब लोग। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया है तुर्कों ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो पिछला क्वेश्चन अभी हिस्ट्री का करवाया हूं, कि कौन सा वो व्यक्ति है भाई जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी चौगान खेलते समय? इसका राइट आंसर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पेट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, या संगमरमर पर की गई चित्रकारी, या उद्यान निर्माण की कला, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 27 का जवाब दीजिए। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पेट्रा ड्यूरा का अर्थ है क्या? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे, महाराष्ट्र के या राजस्थान के या बिहार से? 28 का जवाब दीजिए। नरसिंह मेहता कहां के प्रसिद्ध संत थे? ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूं मैं, तो ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? अवसादी, आरूपांतरित, ज्वालामुखी, आग्नेय? 29 का जवाब दीजिए। यहाँ पे अवसादी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह? जवाब दीजिए सब लोग। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ये हुई थी औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम के शत्रु कहा था? निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को जो है इस्लाम का शत्रु कहा? 31 का जवाब दीजिए। अब्बास खां सरवानी ने, अहमद यादगार बदायूनी या मीर अलाउद्दौला कज़विनी ने? बदायूनी। ठीक है, ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? 1556, 1565, 1560, 1670? अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? 1560 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? 33 का जवाब दीजिए। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस उभयलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है? हाइड्रा, एस्कॉरिस, केचुआ, रेशम कीट? 34 को जवाब दीजिए। किस उभयलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है? केचुआ में। ठीक है, परनिषेचन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्लब्बर क्या होते हैं बताइए सब लोग। ब्लब्बर रबड़ के पौधों से निकलने वाला दुधिया स्राव, या जो है संघवसा की परत, किन्हीं एक्टिवेटिक पौधों द्वारा कीट को फंसाने की युक्ति, या चावल के पौधों का फंगल संक्रमण? ब्लब्बर क्या होता है? 35 को जवाब दीजिए। तो ब्लब्बर जो होता है संघवसा की परत होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन खुसरो? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, लाइक की संख्या बहुत ही कम रहती है, तो लाइक करने से कुछ भी नहीं मिलता, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचती है।
बस यही फायदा होता है, बस इसलिए बार बार कहना पड़ता है। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आप लाइक कर दिया करो। चलिए 36 का जो करेक्ट आंसर होगा एल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? ऋग्वेद, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद या मत्स्य पुराण से? कहां से लिया गया है भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है, कहां से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद, जातीयता। 38 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो यहाँ पे समाजवाद हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? बताइए। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। करेक्ट आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय की जो है परामर्शदात्री समिति हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली जो है अपना रहा है? मंगोलिया, स्पेन, चिली, चीन। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? वो देश है चीन। ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली या कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। बताइए कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसमें आपका ये अरावली नहीं है, ठीक है। चलिए मृदुम लाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए, या गवलों के लिए, या व्याघ्रों के लिए? 42 को जवाब दीजिए सब लोग। तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है मृदुमलाई पशु विहार, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं, किसके द्वारा? रामानुज, अशोक, आदि शंकराचार्य या माधव विद्यारायण द्वारा? किसके द्वारा बताइए? 43 का जवाब दीजिए। आदि शंकराचार्य के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? कोडॉन, इंट्रॉन, म्यूटान या एक्सॉन? 44 को जवाब दीजिए। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं इसमें? वैसे तो आपका विटामिन बी होता है, सी होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल आपको बता दे रहा हूँ, याद रखना। और जो वश यहाँ पे वसा पूछा था, सॉरी, तो वसा में आपका जो है ADE होता है, ठीक है। और जल में जो घुलनशील होता है वो BC होता है, ठीक है। विटामिन BC आपका जो है वसा में होता है, सॉरी जल में होता है, और वसा में आपका ADE, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट होगा, वसा पूछा है, जल नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए रेशम का उत्पादन किससे होता है? बताइए रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के लार्वा से रेशम का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था कौन? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां? तो यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त या बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक? 49 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 49 का जो करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त, ठीक है। चलिए उच्चतम न्यायालय को जो है परामर्शदाती बनाया गया है किस अनुच्छेद में? 144, 137, 143 या जो है 148? कौन सा आर्टिकल है? वो है 143, ठीक है। चलिए हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिए सब लोग कि किस शब्द की वर्तनी सही है इसमें? बताइए कौन सा शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे।
किस शब्द की वर्तनी सही इसमें? ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, शुद्ध आपका ये है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, चलिए किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, मॉरिशस। 52 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या उलाहना। 53 का जवाब दीजिए। उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऊहापोह का पर्यायवाची कौन सा है? ऊहापोह का पर्यायवाची है निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। बताइए ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है? असमंजस हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे क्या? प्रसन्नचित, प्रसून, प्रसन्ना या जो है आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे क्या? आशुतोष कहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं क्या? आजान बाहु, आजानुबाहु, समबाहु या विषमबाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं क्या? आजानुबाहु कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपहरण में जो है उपसर्ग बताना है। अपहरण, बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे अपहरण में जो आपका उपसर्ग होगा अप उपसर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उल्लंघन में उपसर्ग बताइए सब लोग। उल्लंघन में बताइए सब लोग। उल्लंघन में तो यहाँ पे उत उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उन्मेष में उपसर्ग बताइए। उन्मेष में कौन सा उपसर्ग है? उन्मेष में, तो उन्मेष में कौन सा उपसर्ग है बताइए फटाफट। तो यहाँ पे उद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा सही सम्मिलित है इसमें? 60 का जवाब दीजिए। अनुरक्त का विरक्त, ये आपका सही सम्मिलित है। ठीक है, चलिए कौन सा एक शब्दालंकार नहीं इसमें? 61 का जवाब दीजिए। शब्दालंकार नहीं है कौन सा? सिक्सटी वन का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपका शब्द अलंकार आपका उपमा नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका श्लेष और यमक एंड यहाँ पे आपका जो है अनुप्रास, ये आपके जो है शब्द अलंकार हैं, ये आपका अर्थालंकार है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है इसमें बताइए। उपमा तो पता चल गया, अर्थालंकार है ही है। उत्प्रेक्षा का बताइए। उत्प्रेक्षा ये भी अर्थालंकार है। वक्रोक्ति का बताइए। वक्रोक्ति का, वक्रोक्ति आपका शब्द अलंकार है। ठीक है, बाकी रूपक आपका जो है अर्थालंकार है। तो इसमें वक्रोक्ति अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, चलिए ये शब्द अलंकार है। निम्न में से कौन एक भिन्न है इसमें बताइए? भिन्न शब्द कौन सा है? सिक्सटी थ्री का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भी आपका अलग जगह, क्योंकि ये सब आपके शब्द अलंकार हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है निम्न से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? 64 को जवाब दीजिए। बरवे मात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, चलिए वार्णिक छंद कौन सा है इसमें? वार्णिक छंद, वार्णिक छंद मंदाक्रांता हो जाएगा। ठीक है, चलिए शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, वत्सलता, निर्वेद, विस्मय। शांत रस का हो जाएगा निर्वेद। ठीक है, चलिए शोक किसका है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग 67 का जवाब दीजिए। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? वात्सल रस का है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्री प्रवास किसकी रचना है? प्री प्रवास किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार अपनी क्लास में करवा चुका हूं मैं। प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, बताइए। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास, किसकी है भ्रमर गीत? किस कवि की रचना है? तो ये है सूरदास जी की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना नहीं है इसमें, बताइए। कवितावली, सूर साहित्य, शूर सागर, प्रेमवर्तिका, किसकी नहीं है, बताइए। कौन सी नहीं है सूरदास की रचना? 70 का जवाब दीजिए। तो इसमें जो है सूर सागर नहीं है, ठीक है। किसकी है? तुलसीदास की। कमेंट बॉक्स में छापिए। परमाल रासो की रचना किसने की है? जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनीक, नरपति नाल, किसने की है परमाल रासो की रचना? 71 का जवाब दीजिए। परमाल रासो की रचना किसने की है? तो यहाँ पे जगनिक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? 72 को जवाब दीजिए। रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? राम भक्ति की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर में कौन सा समास है? 73 का जवाब दीजिए। दिगंबर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या कर्मधारय? तो यहाँ पे दिगंबर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा का प्रवाची निम्न में से कौन सा नहीं इसमें? गंगा का, गंगा का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं इसमें? 74 को जवाब दीजिए। तो गंगा का इसमें आपका कालिंदी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कमल का प्रवाची कौन सा नहीं इसमें, बताइए। कमल का, कमल का प्रवाची कौन सा नहीं है? जलद नहीं है, बाकी पंकज और शतदल, राजीव, ये सब कमल के हैं, ठीक है। जलद नहीं है। छंद प्रभाकर की इसकी रचना है, बताइए। 76 का जवाब दीजिए। छंद प्रभाकर की इसकी रचना है? तो ये जगन्नाथ प्रसाद भानु की है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न से कौन चंद्रमा का प्रवाची नहीं है इसमें? हिमांशु, राकापति, मृगांक या तुरंग? कौन चंद्रमा का प्रवाची नहीं इसमें? तुरंग, तुरंग नहीं है, ठीक है। चलिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 78 का जवाब दीजिए। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? जवाब दीजिए सब लोग, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है इसमें? तो आध्यात्मिक की है, ठीक है। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है इसमें, बताइए। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है इसमें? 79 का जवाब दीजिए। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? हितैषी की, ठीक है, ये आपका सही है बिल्कुल। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? अपनी बुराई नहीं दिखना, परिश्रम से भागना, उच्च और साधारण की तुलना, अधिक लाभ होना। चिराग तले अंधेरा कहावत का जो सही अर्थ होता है अपनी बुराई नहीं दिखना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है। मूर्ख धनवान किस लोकवक्ति को चरितार्थ करता है? 81 का जवाब दीजिए। मूर्ख धनवान किस लोकवक्ति को चरितार्थ करता है? आंख का अंधा, गांठ का पूरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? 82 को जवाब दीजिए। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? अपनी डफली अपना राग, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं इसमें, बताइए। कौन सा सम्मिलित नहीं है? बहुत अच्छे। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दो। तो यहाँ पे ये स्वर्ण सोना, ये एक दूसरे के पर्याय हैं, बाकी आपका अलग है, विलोम।
चलिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। जैसे यहाँ पे अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो इसका कौन सा सही है कि अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करें, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका सही होगा कि अपना काम स्वयं करो। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि हमारे नाक में दम हो गई, इसका कौन सा सही हो जाएगा शुद्ध रूप? हमारे नाक में दम हो गई, हमारी नाक में दम हो गई, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो टूक किस मुहावरे का अर्थ है? क्योंकि नाक जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द है। दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? स्पष्ट करना। ठीक है, स्पष्ट करना या कहना बात एक ही है। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है, बताइए कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? 87 का जवाब दीजिए। ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, बचाइए परिमाण, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा आचिंत। क्या होगा? आचिंत। चलिए प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक का विलोम शब्द कृत्रिम। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। झील अच्छी है, चांदी अच्छी है, मोती अच्छी, पुल्लिंग शब्द ये है। ठीक है, अगला प्रश्न, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भवन का संधि विच्छेद बताइए। बताएंगे सब लोग, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भो धन अन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का, दारा, ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण कर लेती है उसे कहते हैं क्या? क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, क्या कहते हैं? 94 को जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे आपका परिनिष्ठित भाषा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है इसमें? बताइए कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? 95 को जवाब दीजिए। तो यहाँ पे कन्नौजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, बताइए बाहर किस प्रकार का शब्द है? वीडियो को लाइक कर दो, 100 लाइक पूरा कर दो सब लोग। तो यहाँ पे अव्यय हो जाएगा बाहर। ठीक है, चलिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धारित्री का, धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा? 97 का जवाब दीजिए सब लोग। धरती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धरती, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा का जो है उदाहरण नहीं है इसमें? शिक्षक, अच्छा, सोना, किताब, बताइए कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है इसमें? अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तमावस्था में नहीं है? जवाब दीजिए सब लोग। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है इसमें? ये शीतलतम नहीं है। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऊ का उच्चारण स्थान किससे है? बताइए, कंठ से, ओष्ठ से, तालु से, दंत से, किससे है? का वर्ग का उच्चारण आशय होता है, कंठ से होता है। चा वर्ग का तालु से होता है। टा का मूर्धन्य से होता है। ता का दंत से होता है। पा का ओष्ठ से होता है। उपदमानी ओष्टो, वो से हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ से। 100 का ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जवाब दीजिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? बताइए सब लोग, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर है, मैं एक साइड लिखे दे रहा हूँ।
बिल्कुल सरल प्रश्न है, थोड़ा सा यूज करिए माइंड और तुरंत जवाब दे देंगे। ये यन को इधर लिख दिया, यू को इधर, यम को इधर, बी को इधर, ई को इधर, आर को इधर, बस वही कर देना है आपको। बस जी को आपको जो है दूसरे नंबर पे कर देना है। दूसरे नंबर पे देखिए किसमें किसमें है, इसमें है तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। और पहले यहाँ पे आ जाएगा, यच पहले पे आ जाएगा और जी पहले आ जाएगा, ओ बाद में चला जाएगा, यस पहले आ जाएगा और टी बचा, एच जी एस ओ टी, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई। दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए सभी लोग। विषम युग्म कौन सा है इसमें, 82 है कि 45 है कि 28 है, बताइए विषम युग्म कौन सा है इसमें। इसमें 45 आपकी विषम है, क्योंकि ये विषम संख्या भी है, बाकी सम संख्याएं भी है। ठीक है, चलिए यहां पे बताइए कौन सा विषम है। पति पत्नी, शेर लोमड़ी, कुत्ता बिल्ली, राजा मंत्री, बताइए कौन सा इसमें विषम है। तो यहाँ पे पति पत्नी, कुत्ता बिल्ली, शेर लोमड़ी, इसमें क्या है कि एक स्त्रीलिंग है और दूसरा पुल्लिंग है, जबकि डी वाले में नहीं है, राजा मंत्री में। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में इसको टॉर्च को ये ऐसे आईडीएस एनएस और यहाँ पे पिस्ता को जो है ये BUTHO लिखा जाता है उसी कोड भाषा में। ब्लिंक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ब्लिंक को बताइए। एक पता कर लो, ऑटोमेटिक ये पता कर लोगे आप लोग, एक को पता कर लो, इसको फटाफट जवाब दीजिए 4 का। यहाँ पे मैं लिखे ले रहा हूं TORCH, इसको लिखा गया है कैसे, IDSNS, पता करिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। आप यहां पे देखेंगे, यहां पे लास्ट में है S और यहां पे T है ना। S के बाद T आता है तो माइनस का 1 किया गया है यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 1, उसके बाद यहाँ पे NO, फिर भी यहाँ पे माइनस का 1 किया गया है लास्ट में। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे ब्लिंक में हम कर देंगे, ब्लिंक में BLINK। ठीक है, अब यहाँ पे हम -1 करेंगे तो B से पहले क्या आता है, A आता है ना, तो A हो जाएगा। उसके बाद L से पहले क्या आता है, L से पहले बताइए क्या आता है, L से पहले आता है K, है ना। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, K और A, है ना। तो KA देखो किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचा ये, तो यही आपका सही हो जाएगा, बाकी आपको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये शब्द है, इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यहाँ पे मैं लिखे ला हूँ RELIANCE, इसमें आपको बताना है ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसे स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो। आर के बाद देखो S, बट यहाँ पे है E, तो ये तो होगा नहीं, पढ़ते चले जाओ। आर के बाद STUVWXY, जहां पे सेम आ जाए वहां पे रुक जाना है। ठीक है, कोई मिला आपको, नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद ई के बाद FGHIJK नहीं मिला, है ना। उसके बाद यहाँ पे एल को चेक कर लो, MNOPQ नहीं मिला। उसके बाद आई से चेक कर लो, ठीक है, आई से चेक कर लो, आई के बाद जे आ गया, के आ गया, एल आ गया, एम आ गया, नहीं मिला इसमें भी। अब ए को चेक कर लो, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, यहाँ पे सी एक मिल गया, तो भाई एक हम यहाँ पे लिख लेंगे अलग से, सी के बाद डी, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद NOPCD नहीं मिला। अब ये पीछे से भी आपको पढ़ना है। ई के बाद पढ़िए FGHI, यहाँ पे आई मिल गया ना, तो एक ये मिल गया। अब बाकी आप चेक कर लेना, जैसे सी के बाद DEFGHI नहीं मिलेगा, तो केवल 2 ऐसे जोड़े हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में वैसे ही होते हैं, वैसे इसमें है रिलायंस में। ठीक है, चलिए इस तरीके के प्रश्न मिले तो ऐसे ही आपको करना है, बस स्टार्टिंग से एक बार पढ़ लो और लास्ट से पढ़ लो। चलिए अंकगणित में रमेश के अंकों का 1/3 उसके
जो है अंग्रेजी में अंकों के आधे के बराबर है। यदि रमेश को दोनों विषयों में मिलाकर 150 अंक मिले हैं तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं, ये आपको बताना है। 6 का जवाब दीजिए। अंक गणित में रमेश के अंकों का 1/3 उसके अंग्रेजी में अंकों के आधे के बराबर है। यदि रमेश को दो विषयों में कुल मिलाकर 150 अंक मिले हैं तो उसके अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं। बिल्कुल सरल प्रश्न है, 60 मिले हैं। ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है। सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है यदि सुधा के दादा का कोई पुत्र नहीं है तो। थोड़ा लंबा है बट आसानी से आप कर लोगे। जवाब दीजिए सब लोग। बिल्कुल सरल प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब लोग, छोड़ेंगे नहीं कोई, प्रयास जरूर करना भले ही आप लगा ना पाओ। यहां पे क्या है कि सुधा जो है प्रिया के पिता के, तो यहां पे ये हो गई प्रिया, प्रिया के पिता के, इसके पिता यहां पे हो गए, पिता के पिता, तो इसके पिता यहां आ गए, पिता के पिता के बेटे की, तो इसके बेटे भाई यहां पे हैं ये, है ना, और बेटे की पत्नी की, तो इसके बेटे की पत्नी ये हो गई, पत्नी की पुत्री है तो इसकी पुत्री यहां पे ये आ जाएगी सुधा। सुधा जो है प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है तो ये आ गई। यदि सुधा के दादा का कोई पौत्र नहीं है तो सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये साफ साफ पता चल रहा है दोनों बहन हैं। ठीक है, चलिए यहां पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर चुनिए सब लोग। बिल्कुल सरल प्रश्न है, जवाब दीजिए सब लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। जवाब दीजिए सब लोग। तो सबसे पहले बीज आएगा, बीज के बाद पौधा, पौधा के बाद कपास होगा, कपास के बाद धागा, धागे के बाद कमीज होगी। ठीक है, तो कमीज देखो लास्ट में है चौथे नंबर पे, तो चौथा चौथा इसमें है, तो यहाँ पे 3 1 5 यानी कि 315 24 हो जाएगा, ये वाला बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों का पर जो है क्रमबद्ध रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगी, बताइए कौन सा पूरा करेगी इसमें। ये वाला पूरा करेगी। ठीक है, आराम से कर लेना। चलिए, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो एम सब में कॉमन है ना, उसके बाद यहाँ पे ए है और यहाँ पे ओ है, ए है, तो एम के बाद यहाँ पे हम ए को लेंगे, तो ए इसी में है तो चौथे नंबर पे है, तो चौथा वाला सबसे पहले आ जाएगा, चौथा वाला सबसे पहले इसमें है, इसमें है, ये वाला होगा नहीं, कट कर दो। ठीक है, अब ओ वाला चेक कर लो। उसके बाद यहाँ पे देखना एक ए इसमें भी था, तो ये चौथा और पहला आ जाएगा। ठीक है, चौथा और पहला ये भी कट जाएगा। ठीक है, चौथा पहला केवल आपका डी वाला और ए वाला सही होगा। अब इसको ओ वाले को चेक कर लो, देखो एम ओ ओ कॉमन है, अब इसमें देखो सी पहले आता है कि वी पहले आता है, सी आता है ना, तो 4 1 3, तो सी पहले आता है तो तीसरे आ जाएगा, ये 4 1 3 25 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही सरल प्रश्न है कि विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, वह दाई ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बताइए सब लोग फटाफट जवाब दीजिए। विजित जो है पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है, ये इसका प्रारंभिक दूर 10 मीटर चला, उसके बाद क्या करता है वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो वो ये नीचे गया बाएं मीटर, है ना,
ये 10 मीटर आ गया बाएं। उसके बाद क्या कह रहा है कि वो और 10 मीटर जाता है, 10 मीटर चलाया, वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। आप ऐसे करेंगे ना, ये आपका उत्तर हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम दक्षिण, तो ये आपका जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, ठीक है, 45 डिग्री, ये ऐसे जब आएंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर जो आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ओ है और यहाँ पे ओ नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, यदि किसी कोड भाषा में लॉस को 1357 है और इसको ऐसे लिखा जाता है तो 84,615 को कैसे लिखा जाएगा। बिल्कुल सर प्रश्न है। 8 का कोड यहाँ पे देख लीजिए, 8 यहाँ पे अंतिम पे है तो अंतिम पे यन है, यन आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब बचा 2। अब उसके बाद 4 है तो 4 को देख लीजिए कोड क्या है, 4 दूसरे नंबर पे ए है, एन ए हो जाएगा, है ना, एन ए। उसके बाद देख लीजिए 6 है ना, 6 का कोड देख लो, तीसरे नंबर पे आई है, एन ए आई हो गया, ठीक है, एन ए आई। तो यहाँ पे 14 का जो करेक्ट आंसर होगा यही वाला सही हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग सॉल्व करना, 500 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन बिसाइड यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे जरूर 0 प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट है बीएड प्रवेश परीक्षा की, तो अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी कल बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि है, फॉर्म अभी तक नहीं भरे तो फॉर्म फिल कर दो और 1 जून को आपका एग्जाम होगा, तैयारी में आप लोग लगे रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।